चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाली है एक 2024 रिलीज्ड कोरियन हॉरर थ्रिलर एपिसोड के बारे में जिसका नाम है द कपल मैनेजर। इस कहानी की शुरुआत होती है एक कोरियन मैरिज सेरेमनी को दिखाते हुए, जहां ब्राइड एंड ग्रूम दोनों की तरफ से ही बहुत सारे लोग आए हुए थे। अब एक इतना बड़ा पार्टी अरेंज करना, इतने सारे लोगों को अटेंड करना, उनके साथ फोटोज क्लिक करना, वो भी हंस हंस के, ये कोई आसान काम तो नहीं ना। काफी मेहनत लगती है। ऊपर से एक नई जिंदगी स्टार्ट करने का प्रेशर तो था ही। तो एक पॉइंट पे ग्रूम यांग से बहुत थक चुका था। टेंशन में बेचारे को उल्टी आने लगी थी। ऐसे में वो वॉशरूम भागता है तो उसका बेस्ट फ्रेंड पार्क भी जाता है उसके पीछे पीछे। अपने दोस्त को नर्वस देखकर वो उसका मजाक भी बनाता है, लेकिन यांग सेक बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं था। अचानक काफी सीरियस हो जाता है वो और पार्क से पूछता है, तुम कब शादी करने वाले हो? तुम्हारी भी तो गर्लफ्रेंड है ना? और जब पार्क कहता है कि हाँ, वो लोग भी शायद इसी साल शादी कर लेंगे, तो रिस्पॉन्स में यांग सेक एक काफी अजीब जवाब देता है। कहता है शादी का डेट फिक्स करने से पहले, इनफैक्ट दोनों के पेरेंट्स को मिलवाने से पहले ही उसे एक बार अच्छे से सोच विचार कर लेनी चाहिए। सब कुछ अच्छे से जान लेना चाहिए अपने होने वाले पत्नी के बारे में। आखिर उसकी जिंदगी का सवाल है। और आजकल इन सब कामों के लिए तो बहुत सारे प्रोफेशनल एजेंसीज भी मौजूद है। क्यों ना पार्क उन्हीं में से किसी से कांटेक्ट करे। भले ही तब पार्क इस बात पर उतना गौर नहीं करता, लेकिन बात उसके जहन में बस जाती है। और तो और वॉशरूम से निकलने से पहले उसे कार्ड भी मिलता है ऐसी ही किसी एजेंसी का, जिसका नाम था द क्लास। साथ में मैनेजर मिस शियोन का नाम, एड्रेस और नंबर भी लिखा हुआ था। लेकिन क्या ही कोई कोइंसिडेंस था? बात जो भी हो, लेकिन पार्क इसी से कांटेक्ट करने का डिसीजन लेता है। वैसे भी वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, लेकिन उस मिस चियोन के ऑफिस में पहुंचते ही उसका ख्याल बदल जाता है। काफी अजीब सा प्लेस था वो, अजीब अजीब से पेंटिंग्स और स्टैचू से डेकोरेटेड, जिनमें से पर्टिकुलरली एक टैरो कार्ड पर नजर पड़ती है पार्क की। और पार्क जब उसी को देख रहा था तो पीछे से एक आवाज आती है। ये मिस चियोन थी जो पार्क को इस कार्ड का नाम बताती है, द हर्मिट। ये कार्ड इनर गाइडेंस और सेल्फ एनालिसिस के बारे में है। इसका मतलब होता है कि इंसान को किसी भी सिचुएशन में कोई स्टेप लेने से पहले अपने अंदर झांकना चाहिए, समझना चाहिए कि उसके अंतरात्मा क्या कह रही है, क्योंकि मैक्सिमम समय वही सही गाइडेंस देती है। और इस कार्ड पर उसकी नजर पड़ी है। इसका एक मतलब ये भी है कि आने वाले 30 दिनों के अंदर उसकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत महत्वपूर्ण कोई हादसा होने वाला है जो उसके पूरे जिंदगी को बदल देगा। अब भले ही ये बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, लेकिन पार्क को इन सब बातों में कोई यकीन नहीं था, तो वो और वक्त जाया नहीं करता। डायरेक्टली मिस चियोन के साथ मीटिंग में बैठ जाता है। वैसे उसे कोई आइडिया नहीं था यहाँ पर उसे एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। उसे लगा था वो लोग जरूर एक्सपेंसेस के बारे में बात करेंगे, फ्यूचर में उन्हें कैसे क्या प्लानिंग करना चाहिए वो बात करेंगे। लेकिन मिस चियोन तो कुछ और ही लेकर बैठ गई। पहले तो उन्होंने दोनों के ही प्रोफाइल्स थॉरोली रेट किया, जिससे हमें पता चला कि पार्क एक बहुत ही कॉमन बंदा है। उसका फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन और उसका खुद का प्रोफेशनल रैंक सब कुछ बहुत ही एवरेज है। ऑलरेडी 34 साल का हो चुका है वो, फिर भी कोई खास तरक्की नहीं कर पाया। एक मेयर ग्रेजुएट है वो, जो एक बिलो एवरेज कंपनी में काम करता है और उसका अपना कोई घर भी नहीं है। वहीं पर उसकी गर्लफ्रेंड चिनपिन सिर्फ 29 साल की है, पढ़ाई में अच्छी है और अभी अभी एक स्टेट फाइनेंशियल कंपनी में उसका ट्रेनिंग भी स्टार्ट हुआ है। जहाँ से कुछ ही दिनों में उसका जॉब परमानेंट हो जाएगा और उसे अच्छी खासी सैलरी भी मिलने लगेगी। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो उनकी जोड़ी बहुत ही अनमैच्ड है। मैरिज मार्केट में जिनमें हायर लेवल से बिलोंग करती है, जहां पार्क बिलो एवरेज लेवल से। अब अपनी बुराई सुनना किसे पसंद होगा। पार्क भी काफी अनकंफर्टेबल फील करने लगा था। वो मिस चियोन से कहता है कि हमारे बीच इन सब चीजों को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसीलिए शादी करना चाहते हैं। कौन ज्यादा कमाता है कौन कम, इससे क्या फर्क पड़ता है। पार्क इतना नाराज हो गया था कि वो लिटरली उठकर जाने लगा था, लेकिन मिस चियोन उसे रोकती है और कहती है प्रॉब्लम अभी नहीं है, लेकिन बाद में जरूर होगा। शादी एक कंपेनियनशिप है जहां दोनों का सेम लेवल पे होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आज या फिर कल ईगो क्लैश जरूर करेगा। और अगर पार्क आज उठकर चला गया तो उनके शादी को कोई बचा नहीं पाएगा। अब पार्क इसके जवाब में क्या कहता है वो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि ये सीन यहीं पर एंड हो जाती है।
अगले सीन में हम पार्क और चिनमिन को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं और चिनमिन की जो पहली बात हम सुन पाते हैं वो ये थी कि वो किसी पॉश रेस्टोरेंट में जाना चाहती है, जबकि वो दोनों सालों से इसी रेस्टोरेंट में आ रहे हैं। फर्क बस इतना है कि अब चिनमिन कमाने लगी है, लेकिन पैसों के साथ साथ तो इंसान का टेस्ट भी बदलता है ना, इट्स नॉर्मल। असली अब नॉर्मलिटी तो स्टार्ट होती है कुछ देर बाद से, जब पार्क उससे शादी के बारे में डिस्कस करने लगता है। अचानक चिनमिन कहती है उसे शादी के बाद किसी रेंटल हाउस में नहीं रहना। उसके सारे दोस्त शादी के बाद किसी ना किसी अपस्केल कम्युनिटी में शिफ्ट किया है, तो क्या पार्क अपना कंट्री हाउस बेचकर कोई नया घर खरीद नहीं सकता? अब इस बात से पार्क को याद आता है मिस जियोन ने कहा था उससे कि वो जब भी चिनमिन से शादी को लेकर डिस्कस करेगा, चिनमिन हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करेगी, उसके कमजोरियों को पॉइंट आउट करेगी। वो अभी एग्जैक्टली यही। और जब पार्क फिर से चिनमिन से शादी के डेट को लेकर बात करने लगा, तब भी चिनमिन ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाई। उल्टा कहने लगे कि आजकल तो सभी शादी के बिना ही एक साथ रह रहे हैं, उन्हें शादी करने की इतनी जल्दी क्या है। अब ये बात पार्क को बहुत टॉन्टिंग लगी, क्योंकि जब चिनमिन नौकरी नहीं करती थी तब वो ही शादी को लेकर सबसे ज्यादा नैक करती थी। कुछ महीनों में इतना बदलाव। पार्क को सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था और साथ ही साथ उसे रियलाइज भी होने लगा था कि मिस जियोन कितना सही थी। तो वो उसी रात फिर से उनसे मिलने जाता है और उन्हें पूरा सिचुएशन बताता है। एक्चुअली उसे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि मिस जियोन ने तो पहले ही सब कुछ गेस कर लिया था। वो काफी दिनों से इस प्रोफेशन में जो है, तो उन्हें पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है, लेकिन साथ में उन्हें इसका सोल्यूशन भी पता था। वो पार्क को टेंशन लेने से मना करती है और प्रॉमिस करती है कि वो सब कुछ नॉर्मल कर देगी। पार्क की शादी उसी से होगी और खुशी खुशी होगी। उसके लिए वो सबसे पहले पार्क से कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करवाती है, कंसेंट पेपर के तौर पर, और साथ में उसे एक पेन ड्राइव भी देती है जिसमें एक सॉफ्टवेयर था जो पार्क को चिनमिन के फोन में अपलोड करना था, ऑफ कोर्स उसे बिना बताए। तो पार्क वही करता है। नेक्स्ट डे जब दोनों एक साथ बैठ के चिल कर रहे थे, तो जानबूझकर वो चिनमिन के कपड़ों पर कोल्ड ड्रिंक गिरा देता है, और जैसे ही वो वॉशरूम चली जाती है, पार्क उसके फोन में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता है। इससे होता ये कि चिनमिन जिससे भी बात कर रही थी, उसके फोन पर जितने भी कन्वर्सेशंस रिकॉर्ड हो रहे थे, वो सब मिसेस जियोन पढ़ पा रही थी। हाँ, ये इलीगल था और अनएथिकल भी, लेकिन चिनमिन के पर्सनल लाइफ में झांकने का इससे बढ़िया तरीका और कोई नहीं था, और इसकी कितनी जरूरत थी वो भी हमें अगले ही सीन में पता चल जाता है, जब मिसेस जियोन पार्क को कुछ स्क्रीनशॉट्स भेजती है। ये चिनमिन और उसके बेस्ट फ्रेंड की कन्वर्सेशन थी, जिसमें चिनमिन की दोस्त उसे अपने भाई से पैचअप करवाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसके मुताबिक पार्क ना दिखने में हैंडसम है, ना कोई अच्छी नौकरी करता है, और ना ही उसके पास पैसा गाड़ी कुछ भी है। तो क्यों रहेगी चिनमिन उसके पास? उसे तो इससे भी बेटर मिल सकता है ना। अब ये बात तो 100% सही थी। मिसेस जियोन ने भी एग्जैक्टली यही कहा था पार्क से, लेकिन उसके लिए शॉकिंग ये था कि उसकी गर्लफ्रेंड उस लड़के से मिलने के लिए राजी थी। तो क्या इसीलिए उसे शादी नहीं करनी अभी? वो अभी भी कोई बेटर ऑप्शन ढूंढ रही है। पूरा चैट पढ़कर बहुत खराब लगता है पार्क को, और उससे भी ज्यादा गुस्सा आता है उसे। और तो और जब वो उस रात चिनमिन से इंटीमेट होने की कोशिश करता है, वो उसके मुंह पर मना कर देती है। कभी बहाना देती है कि उसने अभी तक नहाई नहीं, तो कभी कहती है उनके पास प्रोटेक्शन नहीं है, जबकि पार्क के लिए ये मैटर नहीं करता था। कुछ ही दिनों में उनकी शादी होने वाली है, तो प्रोटेक्शन की क्या जरूरत। कहीं ना कहीं पार्क ऑलमोस्ट श्योर हो चुका था कि शायद उनका रिश्ता टूटने वाला है। चिनमिन और उसके प्रति इंटरेस्टेड नहीं है। इसकी सबूत भी हमें अगले ही सीन में मिल जाता है, जब हम चिनमिन को देखते हैं अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एक लड़के से फ्लर्ट करते हुए। हाँ, उस लड़के ने ही फर्स्ट उसे अप्रोच किया था, लेकिन उसका इंटरेस्ट भी कुछ कम नहीं था। नहीं तो वो उसे ये बात क्यों छुपाती कि वो कमिटेड है। इवन जब वो गेट पर पार्क को देखती है, उसके लिए इंतजार करते हुए, वो दोनों को इंट्रोड्यूस भी नहीं करती। कहती है पार्क उसका दोस्त है। अब भले ही ये बात पार्क सुन नहीं पाता, लेकिन वो ऑलरेडी डाउट करने लगा था। इस बात पे दोनों में थोड़ी बहुत बहस भी हो जाती है। बहुत चिल्लाता है वो चिनमिन पर, जिससे चिनमिन में नाराज हो जाती है और इससे बात करना बंद कर देती है। इधर पार्क को रियलाइज होता है कि शायद इस समय चिनमिन को नाराज करना ठीक नहीं होगा, तो वो अगले दिन ही उससे माफी मांग लेता है और डेट पर ले जाने के लिए मनाने लगता है। लेकिन चिनमिन राजी नहीं होती। कहती है आज उसके ऑफिस के सारे कलीग्स एक साथ डिनर पे जाने वाले हैं, उसे भी जाना होगा। पार्क उसे फोर्स नहीं करता, लेकिन उस पर नजर जरूर रखता है।
जिसे उसे पता चलता है जिनमिन ने उससे झूठ कहा था। उसके ऑफिस से कोई डिनर पे नहीं जा रहे सिवाय उसके और उस बंदे के। इनफैक्ट दोनों ऑलरेडी काफी करीब आ चुके थे, हंस कर बातें कर रहे थे और एक दूसरे के हाथ भी पकड़ रहे थे। पार्क को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। टेंशन और गुस्से में हाथ पैर कांपने लगे थे उसके। फिर जब रात में वो एक साथ जिनमिन के घर में घुसते हुए देखता है, फिर तो अपना आपा ही खो देता है वो। इतने दिनों से जिनमिन ने जितना भी विश्वास भरोसा जीता था उसका, एक चुटकी में धुल में मिट जाता है सब कुछ। पार्क डिसाइड कर लेता है कि अब वो अपना लाइफ का फुल कंट्रोल मिसेस चियोन के हाथ में दे देगा। आखिर उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो कुछ भी करके ये शादी करवाएगी। पार्क को भी जिनमिन चाहिए, हर हाल में चाहिए। उसे खोना अफोर्ड नहीं कर सकता वो, भले ही उसके बदले में उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। लेकिन क्या वो कुछ ज्यादा ही ओवरथिंक नहीं कर रहा था? नहीं, बिल्कुल सही सोच रहा था वो, जिसका सबूत भी हमें अगली स्टेप में मिल जाता है जब हम जिनमिन को उस लड़के के घर में देखते हैं और उनके बातों से हमें पता चलता है कि दोनों रात को इंटीमेट भी हुए थे। शायद इसीलिए जिनमिन पार्क के किसी भी मैसेज या कॉल का रिप्लाई नहीं दे पाई। लेकिन सुबह होते ही उसे अपने गलती का एहसास हो जाता है और वो पार्क को कॉल करके मनाने लगती है। झूठे बहाने देती है कि कल वो बहुत थक चुकी थी इसलिए सो गई थी, लेकिन असलियत तो पार्क ने अपने आंखों से देखा था ना। लेकिन वो कोई रिएक्ट नहीं करता। मिसेस चियोन पर भरोसा करके इस मामले को इग्नोर करने का फैसला करता है वो। उधर इससे जिनमिन का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। उसे लगने लगता है कि पार्क ने जरूर उसे माफ कर दिया है, तो वो भी और बात को खींचती नहीं, मगर मन ही मन एक बहुत बड़े कश्मकश से गुजर रही थी वो। एक तरफ उसके इतने सालों का कमिटमेंट था, उसका रिश्ता था, तो दूसरी तरफ था एक ब्राइट फ्यूचर। एविडेंटली उसका नया बॉयफ्रेंड पार्क से ज्यादा हैंडसम था, कमाता भी दुगना था और उसे इम्पोर्टेंस भी देता था। अगर जिनमिन ने उससे शादी कर ली तो उसका फ्यूचर तो सेट है, मगर पार्क को चीट करना भी तो सही नहीं होगा ना। वो क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे। उधर वो लड़का भी उसके पीछे पड़ चुका था। तो ऐसे में जब अपने दोस्त से सारी बातें शेयर करती है तो उसकी दोस्त भी उसे पार्क से ब्रेकअप कर लेने का ही सजेशन देती है। लेकिन उससे पहले उसे कंफर्म होना होगा कि उस बंदे के मन में क्या चल रहा है। क्या वो इस रिश्ते को लेकर सीरियस है या बस टाइम पास कर रहा है? इसे जानने के लिए जिनमिन को थोड़ा वक्त चाहिए था। उस बंदे को और बेहतर तरीके से जानना था उसे। अनफॉर्चुनेटली उसे वो मौका भी मिल जाता है। उसी दिन वो बंदा उसे ट्रेकिंग पर जाने का ऑफर देता है तो जिनमिन मना नहीं करती। वहीं पर कन्फ्रंट करती है वो उसे, कहती है कि वो कोई कैरेक्टरलेस लड़की नहीं है कि किसी के भी साथ इंटीमेट हो जाए। उस रात जो हुआ वो एक गलती थी, वो नशे में थी इसलिए खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। लेकिन वो और उस गलती को दोहराना नहीं चाहती। किसी फीलिंग के बिना सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन के बेस पर वो कोई रिश्ता जोड़ना नहीं चाहती। साथ में जिनमिन उसे पार्क के बारे में भी बता देती है और कहती है कि वो डबल डेटिंग करना नहीं चाहती। अगर वो उसे लेकर सीरियस है तो वो पार्क से ब्रेकअप कर लेगी, नहीं तो ये रिश्ता यहीं पर खत्म। जिनमिन ने इतनी बड़ी बात कह तो दिया था, लेकिन मन ही मन वो यही प्रे कर रही थी कि ये बंदा उसे अपना ले। लगली होता भी यही, वो बंदा भी उसे सच में पसंद करने लगा था। तो ऑन द स्पॉट दोनों ही इस रिश्ते को ऑफिशियल कर लेते हैं। उस हिसाब से यही उनका फर्स्ट डेट था, जिसे मार्क करने के लिए वो लोग एक साथ एक सेल्फी क्लिक करने की भी डिसाइड करते हैं। उसके लिए जरूरत थी एक खूबसूरत बैकग्राउंड की। अब वो लोग ऑलरेडी काफी खूबसूरत स्पॉट पे ही मौजूद थे जहाँ हर तरफ परफेक्ट बैकग्राउंड था। उन्हीं में से एक पेड़ को चूज करता है वो बंदा, वहां फोटोज भी क्लिक करता है। मगर फिर अचानक ही कुछ होता है। जब दोनों उन फोटोज को देख रहे थे तो अचानक ही जिनमिन का बैलेंस बिगड़ जाता है और जिनमिन नीचे गिर जाती है। उसे तो पता ही नहीं था कि उसके ठीक पीछे एक इतनी बड़ी खाई है। वो बंदा भी काफी घबरा चुका था। किसी तरह से जिनमिन का हाथ पकड़ के ऊपर लाने की कोशिश करने लगता है वो, बट अनफॉर्चुनेटली जिनमिन ने हाथ में ग्लव्स पहन रखा था, जिसके वजह से उसका ग्रिप लूज हो जाता है और जिनमिन नीचे गिर जाती है। उधर उस बंदे की तो हालत ही खराब हो चुकी थी। डर के मारे वो पागल की तरह चिल्लाने लगा था। पहली डेट पे अपने गर्लफ्रेंड को खो चुका था वो, दुख तो उससे होगा ही ना। लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, कुछ देर बाद अचानक ही उसकी चीखें हंसी में बदलने लगती है, जिससे हम समझ पाते हैं ये बंदा तो कभी दुखी था ही नहीं, वो तो रोने का नाटक कर रहा था बस। क्यों? इसका जवाब हमें अगले सीन में मिलता है मिसेस चियोन से। पता चलता है ये सब उनका प्लान था।
उसी ने इस लड़के से कहा था चिनमिन को सिड्यूस करने के लिए ताकि वो उसके करीब जा सके, और उन्हीं के कहने पर तो चिनमिन को ट्रैकिंग पर ले गया था वो, जहां एक सुनसान जगह देखकर उसने चिनमिन को धक्का दे दिया। सुनसान जगह इसलिए ताकि वहां रेस्क्यू टीम के पहुंचने में देरी हो, और जितना लेट होगा चिनमिन का घाव भी उतना ही सीवियर होता जाएगा। तभी तो मैरिज मार्केट में लेवल घटेगा उसका। अनफॉर्चुनेटली एग्जैक्टली यही होता है। चिनमिन को जब होश लौटा उसे रियलाइज हुआ उसका एक पैर जा चुका है, अपाहिज हो चुकी है वो। एक्चुअली उस खाई की गहराई इतनी भी नहीं थी कि चिनमिन की मौत हो जाए, लेकिन उसे जख्मी करने के लिए इनफ था, और एक एक्सीडेंट होने के नाते चिनमिन किसी को ब्लेम भी नहीं कर पाई। तो ऐसे में हॉस्पिटल में बैठ के अपने फूटे किस्मत को कोसने के सिवा और कोई ऑप्शन बचा नहीं थे उसके पास। इनफैक्ट उसे तो ये भी लगने लगा था कि यह सब उसके पाप की सजा है। उसने पार्क को चीट किया, उसकी सजा मिल रही है उसे। इसलिए जब पार्क उससे मिलने आता है चिनमिन बहुत रोती है उसके सामने, उससे माफी मांगती है और ऑनेस्टली सब कुछ कन्फेस भी करती है। बेचारी को तो पता ही नहीं था कि पार्क को ऑलरेडी सब कुछ पता है, उसी का तो किया धरा ही ये सब। तो जब चिनमिन उससे माफी मांगती है मन ही मन काफी खुश होता है पार्क, और उसे कंसोल करते हुए कहता है जो हो चुका वो हो चुका, गलतियां तो सबसे होती है, उसे कोई शिकवा नहीं है चिनमिन से। अब इस सिचुएशन में ये बातें चिनमिन के लिए बहुत ही कंफर्टिंग थी, शायद इसीलिए उसे कोई शक नहीं हुआ। उसके लिए तो पार्क भगवान बन चुका था। तो इसके बाद से सिचुएशन कुछ दिनों के लिए नॉर्मल हो जाता है, एटलीस्ट पार्क के लिए। उसे वो मिल चुका था जो उसे चाहिए था, भले ही उसके जेलसी की सजा किसी और को क्यों ना भुगतना पड़े। लेकिन उधर चिनमिन की जिंदगी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी। रोज के छोटे मोटे काम, इवन वॉशरूम जाने के लिए भी उसे किसी और पर डिपेंड करना पड़ रहा था। ट्रेनिंग पूरा ना करने के कारण उसकी जॉब भी जा चुकी थी, और पार्क का आना जाना भी बहुत कम हो चुका था। अब तो वो उसके मैसेज के रिप्लाई भी ढंग से नहीं देता था। चिनमिन को टेकन फॉर ग्रांटेड ले चुका था वो। असल में पार्क को ऑफिस में प्रमोशन मिल चुका था, बढ़िया सैलरी मिलने लगी थी, जिसके वजह से उसे अपने फीमेल कलीग से अटेंशन में मिलने लगा था। और तो और एक लड़की से अफेयर भी स्टार्ट हो चुका था उसका, तो रात में उसी के घर पर रुकने लगा था वो। लाइफ में पहली बार इतना पैसा, इतना अटेंशन मिल रहा था उसे, सबसे दिमाग घूम गया था पार्क का। उसे लगने लगा था वो जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन वो भूल चुका था कि पाप अपने बाप को भी नहीं छोड़ता। एक दिन अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जिस दलदल में उसने उतरा था, वही उसका सर्वनाश का कारण बन जाता है। जैसे एक दिन मिसेस चियोन का कार्ड पार्क तक पहुंचा था, ठीक वैसे ही एक दिन ये कार्ड चिनमिन तक भी पहुंच जाता है। वो खुद कांटेक्ट करती है चिनमिन से और उसे प्रॉमिस करती है कि वो पार्क को वापस दिला कर रहेगी। दोनों के लेवल्स को इक्वल करने का काम ही तो करती है वो। जैसे पहले उसने पार्क के लिए चिनमिन के लेवल को घटाया था, ठीक वैसे ही अभी बारी थी पार्क की, और अपना कमिटमेंट पूरा करने के लिए सेम प्रोसेस अप्लाई करती है मिसेस चियोन। पार्क की गर्लफ्रेंड को हथियार बनाती है अपना, जो उनके कहने पर एक दिन एक इंटीमेट मोमेंट पर पार्क के आंखों में चाकू घुसा देती है, अंधा कर देती है उसे। आखिरकार दोनों का लेवल फिर से एक बार इक्वल हो चुका था, जहां दोनों ही एक दूसरे को एक्सेप्ट करने पर मजबूर हो चुके थे, और इस मिरेकल को पॉसिबल किया था मिसेस चियोन ने। बट द फनी थिंग इज, उसने पैसों के बदले दोनों को ही हार्म किया, वो भी बहुत ही गंदे तरीके से। फिर भी कोई इस पर सवाल उठा नहीं सकते थे। आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन जो किया था, सब कुछ उन्हीं के कंसेंट पर तो हुआ। शायद इसीलिए कहा जाता है किसी भी रिश्ते में थर्ड पर्सन को घुसने देना नहीं चाहिए, वो सिचुएशन को और बिगाड़ देते हैं। अगर पार्क मिसेस चियोन की बात नहीं सुनता तो शायद उसके अंदर फालतू के डाउट्स नहीं आते, ना वो चिनमिन पर चिल्लाता, ना चिनमिन उससे फ्रस्ट्रेटेड होती, ना वो किसी और को डेट करती, और ना इतना कुछ होता। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, दोनों का ब्रेकअप हो जाता, लेकिन उनका इतना बड़ा नुकसान तो नहीं होता ना। एक छोटी सी बात पे दो जिंदगी तो बर्बाद नहीं होती ना। ना पार्क का मेल ईगो हर्ट होता, ना अपने सेटिस्फैक्शन के लिए वो इतना कुछ करता। लेकिन अब जो हो चुका था वो उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। एट द फाइनल सीन हम उन्हें वेडिंग अटायर में देखते हैं, जहाँ चिनमिन व्हीलचेयर पे थी और पार्क ने फेक आईबॉल लगाया हुआ था। उनकी शादी तो हो चुकी थी, लेकिन अभी सवाल ये था कि क्या वो बाकी जिंदगी शांति से बिता पाएंगे, या फिर ये भी एक तरह का कॉम्प्रोमाइज ही होगा, क्योंकि अंदर ही अंदर तो दोनों को ही एक दूसरे का असली रूप पता है ना।
दोस्तों उनका फ्यूचर कैसा होगा वो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। इस पार्टी में हमें मिस्टर चियोन भी दिखती है, जिनके ठीक पैर के नीचे ही एक टैरो कार्ड पड़ा था, वही हामिद वाला। लेकिन इस बार ये रिवर्स में था, जो इंसान के अंदर के ग्रीड और केयरलेसनेस को दर्शाता है। और उसके लिए पार्क और चिनमिन से बढ़िया एग्जाम्पल और क्या हो सकता है। उनके सारी प्रॉब्लम्स की जड़ तो यही है ना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।